हेलो फ्रेंड्स, तो क्या ये मैं श्योरिटी के साथ समझ सकती हूँ या पूछ सकती हूँ कि आपने पिछली वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने आप सभी को एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताया था और गौर गोपाल दास जी ये बुक की रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ ना। सो गौर गोपाल दास जी कैसे मॉन्क बने थे वो वाली वीडियो आप सभी ने देखा कि नहीं, जहाँ पे मैंने ये बताया था, एडवांस प्रेज दिया था बुक का, मैंने नहीं दिया था, समरी आप सभी के साथ दी थी और मैंने एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताया था। गाइज अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके देखो, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलोगे मैम क्या बता रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। सो इस वजह से दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम गाइज, एंड मैंने पहले भी कह दिया है कि लाइन बाय लाइन देखना ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, एंड आई एम ट्राइंग टू बी ऑन द रेगुलर बेसिस, सो दैट मैं रेगुलर बेसिस पे आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो दैट्स वाई पहले पुराना जाके देखो तभी देखना। और देखने के लिए हमेशा लगातार देखने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, है ना। ओके, सो लेट्स से शुरू करते हैं। आज प्री फेज की बात करते हैं और प्री फेज के बाद यहाँ पे एक ऑथर्स नोट है उसकी बात हम करेंगे और चैप्टर की भी बात करेंगे। ओके, सो प्री फेज की बात करते हैं। तो प्री फेज में इन्होंने बताया, हैव यू एवर एक्सपीरियंस द इंडियन मॉनसून। सो जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैं समरी बताऊं ना कि लाइन बाय लाइन, तो मैं आप सभी को समरी दे रही हूँ। सो इन्होंने कहा कि आपने कभी इंडियन मॉनसून को देखा है। इंडियन मॉनसून कैसे होते हैं गाइस? इंडियन मॉनसून जो होते हैं वो एक भारी मूसलाधार वर्षा होती है जो स्वर्ग से, जो हेवन से गिरती है, और अगर आप इस हैवी रेन में फंस जाओ तो खुद को ड्राई आउट करना थोड़ा क्वाइट मुश्किल हो जाता है ना। और अच्छा, ये हो गया। इसी तरीके से इन्होंने कहा आपके लाइफ में कभी कभी इस दुनिया की वर्ल्ड की चैलेंजेस और नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं इन पानी की बूंदों की तरह जो बिना बताए आ जाती हैं, एंड इन सब से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को। अच्छा, फिर इन्होंने बताया, एल्डाउस हक्सले का इन्होंने एक थॉट बताया है कि एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अ मैन, इट इज व्हाट अ मैन डज विथ व्हाट हैपेंस टू हिम, it's how we respond that makes all the difference. If there is one possession we have that is the most valuable and can truly transform our lives completely, it is our free will. वी आर द ऑथर्स ऑफ अवर ओन लाइफ स्टोरी। तो इन्होंने कहा एक्सपीरियंस वो नहीं होता जो हमारे साथ होता है, एक्सपीरियंस वो होता है जो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो उसमें हम खुद को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, खुद को चैलेंजेस से बाहर कैसे लाते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। और हर कोई इंसान अपने लाइफ का ऑथर होता है। चैलेंजेस और डिफिकल्टीज लोगों पे आ जाती है बिना बताए, ये हो गया। और जैसे कि इन्होंने पिछली वाली में बताया था कि हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली नहीं आती है, हैप्पीनेस को पाने के लिए आपको खुद को बैलेंस रखना पड़ता है ना, खुद को संभालना पड़ता है और वो चीज़ करना पड़ता है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, ये हो गया। तो इस वजह से लोगों को अपने लाइफ में इंटीग्रिटी बना के हैप्पी लाइफ रहने के लिए, जॉयफुल रहने के लिए लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ता है, जो इस बुक में बताया गया है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ होती है ना गाइस, वो गाड़ी के पहियों के जैसा होता है। जैसे कि हमारी गाड़ियों में मतलब कार में 4 पहिए होते, 4 टायर्स, उसी तरीके से हमारी लाइफ के 4 टायर्स होते हैं और वही 4 टायर्स उस कार को बैलेंस रखती है। इसी तरीके से हमारे लाइफ में 4 क्रूशियल एरियाज होते हैं जो हमें बैलेंस बना के, जिसमें हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। वो 4 जो एरियाज होते हैं वो हमारी होती है पर्सनल लाइफ, दूसरा रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में बैलेंस बना के रखनी पड़ती है। अच्छा, इसी तरीके से जब अब अच्छा, इसके अलावा गाड़ी के मान लो कार के 4 टायर्स हमारे बैलेंस्ड हैं, तो अब उसको अलाइनमेंट में बना के रखने के लिए कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं। उसी तरीके से लाइफ में हमारी वो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है, हमारी प्रायोरिटीज, उसको हम कैसे एडजस्ट करें और जिस भी मोमेंट पे जिस चीज़ पे हमें बैलेंस देना पड़ता है, जिस चीज़ पे हमें बैलेंस बना रखना पड़ता है, उस पर हमें पहले फोकस करना चाहिए उस मोमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक कभी कभी लाइफ में वो कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमें अपने वर्क लाइफ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू आवर रिलेशनशिप्स, है ना। रिलेशनशिप्स कभी कभी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई कपल हैं जिनको जिनकी मैरिज होने वाली है, तो वो ऑब्वियसली मैरिज की प्लानिंग करेंगे। इस टाइम वो अपनी वर्क लाइफ पे तो कम फोकस करेंगे ना। सो इस वजह से कभी कभी लाइफ में वो पॉइंट आता है जहाँ पे हमें कुछ मोमेंट होता है जहाँ पे हमें मोर फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है किसमें, प्री फेज में। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने कहा अब हमें अगर मान लो हमारी गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए स्टीयरिंग व्हील भी तो होनी चाहिए ना। तो
तो उस स्टीयरिंग व्हील तब उस टाइम वो होता है जब हमें अपनी स्टीयरिंग व्हील को फोकस देना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि एज वी बैलेंस आवर सेल्फ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, अगर हम एक्सटर्नली और इंटरनली अपने लाइफ में बैलेंस बना चुके हैं, एक्सटर्नली कौन से होते हैं, हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस जो हमारी होती है वो हमारी होती है एटीट्यूड्स होती है, नहीं सॉरी, एक्सटर्नल टीनेंट्स जो होते हैं बैलेंस के वो होते हैं एडजस्टमेंट्स और अलाइनमेंट, और जो इंटरनल होता है वो होता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब हम इन सब एक्सटर्नली और इंटरनली बैलेंस कर चुके हैं तो ज़रूरी होता है कि अब हम अपनी स्टीयरिंग व्हील को बैलेंस रखें। वो स्टीयरिंग व्हील जो होती है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है। ओके, सपोज मान लो क्या होता है, मान लो नहीं, ये एक बुद्ध का एक थॉट है कि जस्ट एज अ कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट फायर, जैसे कि कोई भी कैंडल बिना फायर के, बिना आग के नहीं जलता, उसी तरीके से कोई भी इंसान अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बिना नहीं रह सकता। स्पिरिचुअल जो होता है वो जेन्युइन फॉर्म होता है प्रैक्टिस का। अच्छा, प्रैक्टिस से स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में पर्पस लाता है, हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कभी कभी होता है हम एम्पटी फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं ना, लॉस्टेड फील करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी स्पिरिचुअलिटी मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेन पॉइंट हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्टीयरिंग व्हील जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को है उसको हमें ऑन कर देना चाहिए। इस स्टीयरिंग व्हील के 4 पीसेस हैं। एक होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको हम साधना कहते हैं, सेकेंड इज एसोसिएशन जो संग होता है, थर्ड इज अवर कैरेक्टर जो कि सदाचार होता है, एंड फोर्थ इज अवर सर्विस टू गॉड और टू अदर्स जो सेवा होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने प्रीफेस में बताया था। ठीक है, अब हम लोग अपनी लाइफ शुरू करेंगे इनके साथ में, गौर गोपाल दास जी के साथ में डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो अब यहाँ पे आता है ऑथर्स नोट। ऑथर्स नोट में इन्होंने बताया है कि इनके मन में कैसे ख्याल आया कि इनको बुक लिखना चाहिए, वो क्या क्या कंडीशन थी जो इनको बुक लिखने से रोक रहे थे, और किन लोगों ने इन्हें बुक लेने का आइडिया दिया था। ओके, सो इन्होंने बताया 9 मई 2017 को इनके पास मिस वैशाली मैथुर का फोन आया। ठीक है, जो क्या थी, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, हेड्स ऑफ राइट थी और लैंग्वेज पब्लिशिंग थी एट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ये जो बुक है ये पेंगुइन एजेंडा की है, ये देखिए ये इम्प्रिंट है पेंगुइन रैंडम हाउस की, तो मतलब वो यहीं पर इसमें काम करते थे, है ना, यहाँ पे दिया था हेड ऑफ राइट्स और एग्जीक्यूटिव एडिटर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की। तो इन्होंने कुछ इनकी वीडियोस ऑनलाइन देखी, फिर इन्होंने इनको कहा कि आप अपने व्यूज लोगों तक और भी शेयर करिए, नेक्स्ट स्टेप तक जाइए, इस वजह से आप बुक लिखिए। तो इन्होंने सिंपल सा आंसर दिया कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, बिकॉज इनको कई सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि इनको एक सेपरेट जगह चाहिए थी जो इनको इनके किन्होंने प्रोवाइड किया था, इनको इनके सर ने प्रोवाइड किया था, गोवर्धन इको विलेज, पहली वीडियो में मैंने बताया है। तो ठीक है, मुंबई में है ना, तो वहाँ पे इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी, तो पहले तो नहीं थी, बाद में मिली ना, तो तो इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी। दूसरा, इनको अपने इंगेजमेंट्स ठीक कैंसिल करने पड़ते, इंगेजमेंट मतलब जहाँ पे ये जाते थे लेक्चर्स, इनको अपने कैंसिल करने पड़ते, इनको डीप इन थॉट लेना पड़ता। तो इस वजह से इन्होंने कहा चलो मैं इस बारे में सोचूंगा। अच्छा, ऐसे ही टाइम बीत गया और ये बहुत काफ़ी एक्साइटेड भी थे। और इसके बाद इनके एक इनके पुराने साथी जो हैं श्रुति धर्मदास लंदन के, इनके पास फोन आया। इन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुक लिखो, एक बुक बनाओ, बिकॉज जो इंसान इतना अच्छा बोल लेता है ना, इतने अच्छे लेक्चर्स कर लेता है, उनके लिए बुक लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज़्यादा, इन्होंने सोचा कि उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने से काफ़ी ज़्यादा टफ होता है लिखना। तो बस एक दिन ये ऐसे ही ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे थे, तो इनके पास इनको एक कोट मिला सर रिचर्ड ब्रांसन का। वो कोट क्या था कि इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, से यस, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। तो यही इनके लिए एक मुख्य पॉइंट था, एक साइन था इनके लिए, सो दैट अभी इससे ज़्यादा अपना प्रपोजल डिले नहीं कर सकते थे। फिर तुरंत ही इन्होंने मिस मैथुर को, जो मिस वैशाली मैथुर थी, उनके पास इन्होंने कॉल किया और इन्होंने कहा कि अब मैं एक बुक लिखूंगा, ये बुक का मुझे ऑथर बनना है। अच्छा, उसके बाद फिर
इन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत ही मेन पर्पस था। ये एक जगह सोते थे तो अगली जगह कहीं और जगह पे मिलते थे, मतलब अलग सिटी में ही मिलते थे, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग का मेन कॉज था। अच्छा, उसके बाद फिर वो दिसंबर का टाइम था, उस साल का दिसंबर का टाइम था जहाँ पे इन्होंने 1 मंथ लिया मेडिटेट करने के लिए, और जितने ये जिंदगी भर जो चीज़ जो नॉलेज लिए थे उसके बारे में गहराई से सोचने के लिए इन्होंने 1 महीने लिए। इससे क्या होती, जितनी भी सारी स्टोरीज थी, जितनी सारे प्रिंसिपल्स थे, वो इनको याद आ जाती ताकि वो ये इस बुक पे लिख दें। अब इन्होंने कहा मैं इसको कनेक्ट कैसे करूँगा, तो कनेक्ट करने के लिए इन्होंने सोचा कि जितने भी सारे इंटरेक्शंस हैं वो बुनेंगे एक स्टोरी में, मतलब एक स्टोरी में वो सारे इंटरेक्शंस डालेंगे और उसमें 2 मेन कैरेक्टर होंगे, एक हैरी और एक ललिता अय्यर। मैं आपको बता दूं हैरी कौन है। हैरी जो है वो हरि प्रसाद हैं, ललिता अय्यर के हस्बैंड हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। ओके, तो उन्होंने कहा कि लाइफ एक जर्नी होती है, तो अगर कोई भी इंसान किसी की गलतियों से सीख सकता है और उनकी अच्छी प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, तो उनकी लाइफ जो होगी वो जॉयफुल हो जाएगी और उनकी जर्नी जो होगी वो वर्थवाइल हो जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे किया और अब ये प्रे करते हैं कि जो बुक है वो गॉड की ब्लेसिंग्स में बहुत सारी है और ये क्या करते हैं कि प्रे करते हैं कि जो रीडर्स हैं उनके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज ला सके। ओके गाइस, सो ये था ऑथर्स नोट था, नहीं, हाँ जी, ऑथर्स नोट था। ओके, तो अब हमारा आता है चैप्टर 1 विच इज फॉरगेटिंग द कीज। लेट मी फोकस अ लिटिल बिट। फॉरगेटिंग द कीज, आई होप थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, है ना। फॉरगेटिंग द कीज ये है चैप्टर, ठीक है। सो इसमें पहला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज गाइस 10 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो हो रही है एंड आई एम श्योर आप सब बोर हो जाओगे, है ना। सो बुक तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी तक 2-3 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं, 3 तो ओवरऑल हो गया है, 4th इज ऑन गोइंग। सो बहुत ही अच्छी बुक है, ज़रूर इसको खरीदना, बिल्कुल आप खरीदना, इसको पढ़ना और अभी आगे आगे देखो होता है क्या कहानी में। बहुत ही अच्छी है, ज़रूर आप सबको पसंद आएगी, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है गाइस। एंड अगर इनकेस आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ज़रूर ये वीडियो देखना। और इनकेस अगर कोई क्वेश्चन होगा या अगर आप चाहते हो कि और मैं किसी और बुक की रिव्यू दूँ, समरी दूँ, तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग माई रिव्यूज़ एंड समरीज ऑफ दैट बुक टू यू ऑल। ओके गाइस, आई होप वीडियो समझ में आया। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।